Hello students, so today is the final session of your networking chapter. In the previous two sessions we have discussed what is a network, why is the network beneficial, how the network has evolved, what are the channels of network, what are the modulation techniques and etc. Today what we are going to learn is basic simple things. The first of all is protocols. নাও এটা আগেই বলা হয়েছিল কি প্রোটোকল মানে কি হয়, প্রোটোকল কিসে कहते हैं, প্রোটোকল মানে रूल्स। पहला दिन याद करो, we said that whenever you are in a network, whenever you are in a group, you have to follow certain rules so that everyone gets beneficial from it, everyone gets benefited from it. So the rules that every computer has to follow to remain in a network is known as the protocol rules or protocols. There are many protocols in this world, many, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। हम लोग किस किस प्रोटोकॉल को पढ़ेंगे वो लाइन से कुछ कुछ बता देते हैं। पहला प्रोटोकॉल है HTTP, फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप लोग सब HTML से वाकिफूत हैं, HTML से जानते हैं। व्हाट इज HTML? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मतलब एक ऐसा लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू क्रिएट हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट मतलब जो टेक्स्ट को वेब पेज के थ्रू या फिर एक जगह से दूसरा जगह हम सेंड कर सके। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब एक ऐसा प्रोटोकॉल जो एक वेब पेज को या फिर एक वेब ऑब्जेक्ट को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाने में हेल्प करे। उस प्रोटोकॉल का नाम है HTTP। आजकल ये HTTP और मॉडिफाइड हो गया है और ये बन गया है HTTPS। देखोगे आप लोग जब फेसबुक, इंस्टाग्राम या ऑनलाइन बैंकिंग या कोई भी जैसे सेफ ट्रांजैक्शन का कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो वो HTTP के जगह HTTPS लिखा हुआ होता है। रीजन S का क्या काम है? द S डिनोट्स सिक्योर्ड, मींस आप जो डेटा सेंड कर रहे हैं, क्या बोले HTTP का काम क्या है? इट इज यूज्ड टू सेंड डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। जब आप डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड करते हैं वो डेटा को एनक्रिप्ट करके भेजता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ HTTPS। S सेंड्स द डेटा इन एनक्रिप्टेड फॉर्म। सर ये एनक्रिप्शन क्या है? एनक्रिप्शन मींस द डेटा इज सिफर्ड। जैसे तुम अपना नाम सेंड कर रहे हो गोपाल, GOPAL, तो G विल बिकम X, O विल बिकम K, P विल बिकम L। ये अपने अपने चेंज हो जाता है और जहां सर्वर में जाता है इसको दोबारा फिर अपने ओरिजिनल रूप में चेंज किया जाता है, ताकि अगर बाय चांस मेरे डेटा कोई हैक भी कर ले तो मेरा एक्चुअल इंफॉर्मेशन या एक्चुअल डेटा उसको कभी नहीं मिलेगा। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ सिक्योर्ड HTTPS। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है FTP। ये FTP क्या काम करता है? FTP का काम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Whenever you need to download or upload anything, हमको नहीं मालूम डाउनलोड, हमको ये फिक्स नहीं है कि हमको डाउनलोड करना कि अपलोड करना, लेकिन हमको डेटा और एक फाइल ले जाना है फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर। Whenever a file has to be transferred from one server to another, we will use this FTP, full form फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास TCP/IP। सर ये दोनों एक साथ काम करता है, क्यों? TCP is a reliable protocol, but it is an unreliable protocol. ये जो TCP है ये एक्नॉलेजमेंट रिसीव करता है और ये IP बहुत फास्ट ट्रांसफर करता है। मतलब अगर सपोज हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं और हर एक सेंटेंस पढ़ाने के बाद पूछे, ए समझ में आया, ए बुझते पेरेचो, हैव यू गॉट इट, एम आई क्लियर, ये पूछते रहें तो क्या होगा? पढ़ाई बहुत स्लो होगा। एक दिन में एक टॉपिक ही कंप्लीट होगा कि इसका कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द हमको सबसे इनपुट लेना पड़ेगा, भाई तुम समझे, तुम समझे, तुम समझे, तुम समझे, ठीक है। लेकिन इससे हमको कंफर्म है कि जितना भी पढ़ा रहे हैं वो एटलीस्ट समझ में तो आ रहा है, डेटा ठीक से ट्रांसफर तो हो रहा है, कम डेटा जा रहा है लेकिन ट्रांसफर ठीक से हो रहा है। ये है TCP का काम। जब भी हमारा कोई पैकेट्स, हम पिछले क्लास में बताए थे कि पूरा डेटा जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ दिया जाता है और ये पैकेट्स जैसे डेस्टिनेशन में पहुंचता है हम पूछ रहे हैं, भाई तुमको मिला, तुमको मिला, तुमको मिला, जब तक सब यस ना कर दे हम दूसरा पैकेट सेंड नहीं करेंगे। ये है TCP का काम।
और आईपी क्या है, वो हर एक टाइम फ्रेम के बाद वो ये मान लेता है कि मेरा पैकेट ठीक जगह पे पहुंच गया, ठीक है, और वो क्या करेगा, वो दूसरा डेटा सेंड करना शुरू करेगा। जैसे हम ऑनलाइन क्लास में, इट इज नॉट इंटरएक्टिव, हम तुमसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं पूछ पा रहे हैं कि तुमको समझ में आया या नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि कुछ देर ये बोलने के बाद तुमको ये समझ में आ गया होगा, इसलिए हम टीसीपी के बाद एसएमटीपी में चले जाएंगे। ये आईपी करता है। इससे क्या होता है, ट्रांसफर रेट फास्ट हो जाता है, लेकिन रिलायबल नहीं है। हम जितना कोशिश करें तुमको समझाने का, लेकिन तुम नहीं समझ सकते, ये तो आईपी नहीं करेगा। तो हम भी जब कोई पैकेट सेंड करते हैं, या फिर जब हम एक्चुअल क्लासेस करते थे, क्या करते थे, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको बार बार बोलते, बुझेचो ये समझ में आया, ये समझ में आ रहा है, क्यों, ये जानते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिस करने से नहीं चलेगा। लेकिन जो टॉपिक उतना हार्ड नहीं है, समझ में आ जाना से भी चलेगा या बाद में बोलने से भी चलेगा, उसको हम ऐसे ही पार कर जाते थे, नेक्स्ट टॉपिक में चले जाते थे। तो कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नॉट इंपॉर्टेंट है? कुछ रूल्स होगा ना, कि ये जैसे ये बोर्ड में आता है, ये बोर्ड में नहीं आता, उस तरह ये सारे रूल्स इसको मालूम है, टीसीपी आईपी, ये भी तो रूल है, प्रोटोकॉल है। जो पैकेट्स में से इंपॉर्टेंट पैकेट्स को टीसीपी को देगा और नॉट सो इंपॉर्टेंट पैकेट्स आईपी को देगा, और ये दोनों मिलकर मेरे पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करके ले जाएगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ टीसीपी आईपी। फिर कौन सा आता है, फिर आता है एसएमटीपी पीओपी। ये क्या काम करे, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर मान लो हम इंटरनेट पे कोई ईमेल सेंड कर रहे हैं, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर, मेल मतलब MALE, वो मेल फीमेल नहीं, यहां MAIL मतलब ईमेल की बात किया जा रहा है। सपोज आई वांट टू सेंड अ ईमेल, सपोज टू शिवानी, हम शिवानी को ईमेल भेज रहे हैं, तो क्या होगा, मेरा कंप्यूटर सीधा शिवानी से जुड़ा हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरा कंप्यूटर से डेटा निकलेगा, वो सर्वर पे जाके अटकेगा। वो सर्वर किसका होगा, जीमेल का, याहू मेल का, रेडिफ मेल का, हॉटमेल का, MSN मेल का, AOL का, पता नहीं कि दुनिया में बहुत सारे ईमेल सर्वर्स हैं। किसी एक ईमेल सर्वर जाके रुकेगा। तो जो प्रोटोकॉल, रिपीट कर रहे, सुन लो, ये वही टीसीपी हम रिपीट कर रहे हैं, जो प्रोटोकॉल मेरे कंप्यूटर से, मतलब होस्ट के कंप्यूटर से मेल को सर्वर तक ले जाए, मतलब आउटगोइंग ले जाए, वो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सर्वर के पास तो डेटा चला गया, हम क्या करते हैं, हम एक बार तुम लोग ट्राई करें देखना, ईमेल सेंड करते हो ना, सबके मोबाइल में वो जीमेल ऐप होगा या फिर ईमेल ऐप होगा, तो वहां से ईमेल सेंड करना मेरे नाम पे geniusgopal@gmail.com, देखो वो चला जाएगा। अब जीनियस गोपाल के जगह तुम geniusbhopal@gmail.com करके देखो, क्या होगा, लिखेगा द मैसेज इज सेंट, ठीक 2 मिनट या 3 मिनट बाद तुमको मैसेज, वापस एक मैसेज मिलेगा, दिस वेब ईमेल आईडी कैन नॉट बी फाउंड। मतलब तुम्हारे मोबाइल या तुम्हारे कंप्यूटर से मैसेज चला गया जीमेल तक, वो एसएमटीपी का काम है। सर्वर के पहुंचने के बाद पीओपी, फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, तुमने चिट्ठी तो भेज दिया, वो चिट्ठी जैसे किसी को भेजना तो सीधे कहां जाएगा, उस आदमी के पास नहीं, वो जाएगा पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में वो शॉर्ट करके उस आदमी तक पहुंचाएगा। अगर एड्रेस मिला वेल एंड गुड, डिलीवर करेगा, अगर एड्रेस नहीं मिला वापस तुम्हारे पास लौट किया जाएगा। यही काम करता है पीओपी। व्हेन द मैसेज हैज टू बी सेंट फ्रॉम द सर्वर टू द कंप्यूटर, पीओपी वर्क करेगा, और फ्रॉम द कंप्यूटर टू द सर्वर एसएमटीपी काम करेगा। आ रहा समझ में? तो ये है हमारा प्रोटोकॉल। फिर क्या है, फिर है पीपीपी, पीपीपी, ये क्या काम करता है, पीपी का फुल फॉर्म है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट मतलब यहां कोई सर्वर, कोई इंटरनेट, कोई बैकबोन, किसी का काम नहीं आ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट, मेरे कंप्यूटर से सीधे दूसरे कंप्यूटर में ज्वाइन हो रहा है। एक लैन, बेसिकली एक लैन, मेरे कंप्यूटर से निकला, बिपाशा कंप्यूटर में जाके जुड़ गया, और बीच में कुछ नहीं है, एक ही तार है। तो इसके लिए हमको एक बड़ा प्रोटोकॉल का या बड़ा रूल्स को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां जो रूल्स होगा सिर्फ बिपाशा और हम मानेंगे, हमको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स, करेक्ट। एंड फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी आजकल यूज हो रहा है, दैट इज टेलनेट। क्या है टेलनेट?
टेलनेट इज कॉल्ड अ रिमोट कंट्रोल या फिर एक रिमोट प्रोसेसिंग प्रोटोकॉल। सर रिमोट प्रोसेसिंग मतलब जैसे अभी तो लॉकडाउन है, हम तुमको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, सबको ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है, इस तरह कोई उपाय नहीं है, कोई किसी के यहां जा नहीं रहा है। लेकिन मान लो जो कॉलेज लेवल में पढ़ते हैं वहां उन लोग को खुद का अभी प्रोजेक्ट बनाना पड़ रहा है, खुद का भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ रहा है। तो सपोज वो कोडिंग लिख रहे हैं, कोडिंग वो 10 लाइन या 15 लाइन या 20 लाइन का कोड नहीं है, कोडिंग है लगभग 200 पेजेस का, एक एक पेज में 30 लाइन। अब कैलकुलेट कर लो, यू नो मैथ्स, 200 पेज 250 पेज का कोड है, इतना लंबा कोड। कहीं फंस गए, सर हमारा हैंग करे जाच्छे, सर मेरा ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, सर यहाँ पे एरर आ रहा है, सर यहाँ पे गलत मैसेज आ रहा है। अब क्या करें, उसको बोले मेरे घर आ जाओ लैपटॉप लेके, ये हम चले जाते हैं तुम्हारे घर ठीक करके आते हैं, संभव तो नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसका मैं टीम व्यूअर। टीम व्यूअर उसे क्या होता है कि उसका कंप्यूटर मेरा कंप्यूटर एक हो जाता है, हम यहाँ पे जो चेंज करते हैं उसके कंप्यूटर में ठीक वही चेंज कर रहे हैं। मतलब वो अपने कंप्यूटर छोड़ के हमको टीम व्यूअर देके छोड़ दिया, और हम क्या कर रहे हैं, मेरे कंप्यूटर में बैठ के हम जो जो काम कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट डिलीट कट कुछ भी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, कुछ कोड एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, जैसे हम अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल हो रहा है वहां पे, टीम व्यूअर का काम हो रहा है। ये कौन करता है, टेलनेट, रिमोट प्रोसेसिंग प्रोटोकॉल है ये, मतलब अपने कंप्यूटर में बैठ के दूसरे कंप्यूटर का प्रोसेस कर रहा है टेलनेट। समझ में आएगा, यही तो क्लाउड कंप्यूटिंग में भी होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या फंडा है, पिछले दिन क्लाउड का मतलब बताए थे, क्या होता है कि आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के सारा प्रोसेसिंग करेंगे, सारा स्टोरेज करेंगे, लेकिन वो आपके कंप्यूटर या हार्ड डिस्क में नहीं होगा, वो होगा समवेयर इन द नेट, समवेयर इन द क्लाउड, है ना। तो वही टेलनेट का इस्तेमाल करना, समझ में आएगा। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोटोकॉल्स दैट वी यूज। बहुत और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बट दीज आर इनफ, इससे हमारा काम बन जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल्स के बाद हम लोग क्या जानेंगे, प्रोटोकॉल्स के बाद हम लोग जानेंगे मान लो URL, and IP address। नीचे वाली कौन है, सपोर्ट भी नहीं। हाँ, सो क्या बोल रहे थे, नेक्स्ट मूव ऑन टू यूआरएल एंड आईपी एड्रेस। सर क्या ये यूआरएल मतलब क्या, हर जगह द यूआरएल इज नॉट करेक्ट, द यूआरएल इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, द यूआरएल टू द सर्वर इज नॉट वर्किंग, ऐसे यूआरएल वर्ड बहुत सुने होंगे। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका मतलब होता है वेबसाइट एड्रेस, ठीक है। आप एक नेट से, आप एक सर्वर से जो भी डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर पे, अपने होस्ट पे देख रहे हैं, चाहे वो वेब पेज है, चाहे वो कोई फाइल है, चाहे वो कोई हार्ड कॉपी है, कुछ भी है, उसका कहीं ना कहीं पे तो वो नेट पे स्टोर्ड है, वो तो हवा से उड़ के नहीं आ रहा है। तो नेट के किस लोकेशन पे वो स्टोर्ड है, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और यूआरएल। समझ में आ गया। हम लोग यूआरएल कैसे देखते हैं, यूआरएल सर कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे ये होता है, हम लोग जैसे सबसे पॉपुलर यूआरएल क्या है सर, गूगल का http://www.google.com। कभी कभी देखेंगे आप, अगर ये भी टाइप करें तो ये आ जाता है, google.co.in आ जाता है। ऐसा क्यों, बताने लो। पहले ही जान लो कि सर ये जो हम वेबसाइट एड्रेस लिखते हैं यही तो है यूआरएल, यही तो है वेबसाइट का नाम, ठीक है। अब क्या होता है, देखो उसका पार्ट, ये जो पहला पार्ट देख रहे हैं HTTP, ये क्या है, ये तो एक प्रोटोकॉल है। सो द फर्स्ट पार्ट इज द प्रोटोकॉल। दूसरा क्या है, www, ये है कंसोर्टियम और ग्रुप, ठीक है, कि ये किस ग्रुप पे बिलोंग करता है।
जैसे अगर तुम मोबाइल में खोलो तो लिखेगा m.google.com, मतलब मोबाइल के वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे। www के प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब के प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे। ठीक है, ये किस ग्रुप का है, उस ग्रुप को ये बिलोंग करता है। फिर ये गूगल, दिस इज कॉल्ड सब डोमेन, सब डोमेन। और co.in या com से कहते हैं डोमेन। ठीक है, एक यूआरएल का चार्ट बता, प्रोटोकॉल, कंसोर्टियम, सब डोमेन एंड डोमेन। इसका काम, प्रोटोकॉल का काम है कि ये कौन से प्रोटोकॉल या कौन से रूल्स को फॉलो करेगा। दूसरा, ये किस ग्रुप में बिलोंग करेगा, मोबाइल के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेगा, वेबसाइट के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेगा, सर्वर के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेगा, एक सिक्योर्ड जो सॉकेट लेयर है उसका प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेगा। सब डोमेन किस नाम से ये जाना जाता है, और डोमेन ये किस टाइप का यूआरएल है। .co.in मतलब ये इंडिया के किसी सर्वर पे लोकेटेड है। .com मतलब ये यूनिवर्सल सर्वर को डिनोट करता है। .co.us मतलब यूएस में बिलोंग करता है। .co.uk यूके को बिलोंग करता है। .com कमर्शियल, ये कहीं पे भी सर्वर हो सकता है। .org ऑर्गेनाइजेशन। .gov.in गवर्नमेंट, वो भी इंडिया का वेबसाइट में है। gov.in लिखते हैं ना, अभी तो कोरोना निकला, corona.gov.in। gov.in मतलब गवर्नमेंट वेबसाइट है और इंडिया में उसका सर्वर रखा हुआ है। cbsc.nic.in NIC मतलब नेशनल इंफॉर्मेशन काउंसिल .in मतलब वो इंफॉर्मेशन वेबसाइट और इंडिया पे उसका सर्वर लोकेटेड है। इस तरह हर जो ये .in .coas .com .org, आप लोग का डीएवी में क्या देखेंगे, अभी डीएवी का वेबसाइट खोले, क्या लिखा था, DAV-DGP.org। org मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक कमिटी है। उस तरह मतलब ये डोमेन से पता चलता है डोमेन में किस तरह का वेबसाइट है। सब डोमेन उसके नेम को या फिर उसका रिकॉग्निशन पार्ट देता है, ग्रुप और प्रोटोकॉल। समझ में आया। अब सर बात आता है कि ये आईपी एड्रेस तब क्या है। ठीक है, आप लोग को मालूम होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी तापस को बोलते हैं, तापस मेरे लिए काम करो सर, हाँ बहुत ही विश्वसनीय, बहुत ही प्रिय छात्र हो मेरे, जरा बिपाशा के घर से मेरे लिए एक कॉपी ले आओ ना, उसके पास मेरा एक कॉपी है। अब बेचारा तापोश हम सिर्फ बोले बिपाशा के घर से ले आओ जो मोहिशकापुर में रहती है। अब वो क्या करेगा बेचारा, मोहिशकापुर प्रत्येक घर में नॉक करके बोलेगा यहाँ के बिपाशा पाल था के অনিন্দ স্যারের কাছে পড়ে এমনি মেয়েটা থাকে, लात नहीं खाएगा वो दुनिया के सब लोगों से, ये तो इम्पॉसिबल है सर। तो क्या करें हम एक काम करते हैं, हम बिपाशा का नाम ही नहीं बोलते, हम बोलते हैं मोहिशकापुर 11 नंबर बाई 13, 11/13 के घर में जाओ और वहां जो भी होगा उसको बोलो अनिंदो सर का कॉपी दो। पता नहीं बिपाशा है ना नताशा है, हमको कोई मालूम नहीं है, लेकिन हम घर का एड्रेस बोल दिए। हाँ, उसका नाम बोलने की जरूरत नहीं है, बोलो। तब तापोस को कौन सा बेस इजी होगा, नाम खोज के पूरा महिषकापुर ढूंढना या पर्टिकुलर एड्रेस से लेके आना, चाहे नाम उसको मालूम हो चाहे ना हो। नंबर, अगर हम घर का पर्टिकुलर नंबर दे दें उसके लिए सर्च करना बेटर हो। तो यही तो है, जैसे मान लो दुनिया में कितने तरह का नाम है ना वेबसाइट के, कोई google.com है तो कोई googly.com है, कोई hugly.com है, ठीक है ना। कोई बोलता है DAV DGP तो कोई करेगा DAV आसनसोल.org। तो कितना खोजेगा आदमी इस तरह का। तो इसीलिए हर वेबसाइट का, हर लोकेशन का एक ना एक आईपी एड्रेस होता है। कैसा होता है आईपी एड्रेस, लाइक दिस सर, मतलब 4 नंबर सेपरेटेड बाय डॉट, यहां एक नंबर, यहां एक नंबर, यहां एक नंबर, यहां एक नंबर, बीच में क्या होता है, एक डॉट होता है। ये है आईपी एड्रेस, 4 नंबर्स जिसका रेंज होता है फ्रॉम 0 to 255। ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। क्लियर। जैसे एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल 123.21.0.11, ये एक आईपी एड्रेस है, ये मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है। मतलब मेरा कंप्यूटर में जो भी डेटा घुसेगा वो इस एड्रेस पे घुसेगा। अब वो अनिंदो राय का है ना, आयुष राय का है ना, अमिताभ रॉय का है, कोई मतलब नहीं है, उसको आईपी एड्रेस से मतलब है, नाम से मतलब नहीं है। तो हम लोग कंप्यूटर में क्या सर्च करते हैं, कभी अगर तुम इंटरनेट खोजो तुम कभी आईपी एड्रेस सर्च करते हो, नेवर, कभी नहीं। हम लोग सर गूगल लिख के छोड़ दिए, सो गए। ये गूगल का क्या आईपी एड्रेस है, वेदर कभी एक काम करना, नेट पे cbse.nic.in है ना, तुम कभी सीबीएसई की जगह ना SBCE ऐसे लिख के देखना, सीबीएसई की जगह एस को आगे करना, सी को पीछे, SBCE.nic.in और कभी सर्च करना तो लिखेगा वेब पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड,
लिखता है ना, क्यों लिखता है पेज कम डिस्प्ले, मतलब ऐसा उसको पेज ही नहीं मिला। मतलब तुम जो नाम लिखे उस नाम के अगेंस्ट में वो आईपी एड्रेस खोजता है कि भाई इस नाम का कोई आईपी एड्रेस है क्या। अगर उसको उस आईपी एड्रेस मिल गया तो सट से आईपी एड्रेस में वो पहुंच जाएगा, क्योंकि देखो ये सर्वर 1, उसका ये चाइल्ड सर्वर, उसका ये चाइल्ड सर्वर, बोलते हैं इंटरनेट कैसे होता है, एक मेन सर्वर, उससे ब्रांच निकला हुआ है, फिर उससे ब्रांच निकला हुआ है, उससे ब्रांच निकला हुआ है, ऐसे ही काम करता है। मतलब 123 का 21 नंबर सर्वर, उसका 0 नंबर सर्वर, उसका 11 नंबर पेज, ऐसे काम करता है मेरा आईपी एड्रेस। समझ में आ गया। और ये जो बोले कि आईपी एड्रेस से नाम खोजना, ये नाम की मदद से आईपी एड्रेस खोजना, ये काम करता है। इसके लिए एक प्रोटोकॉल लगता है, उस प्रोटोकॉल नाम है ARP, फुल फॉर्म एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजॉल्व करता है, वो देखता है कि हम जो एड्रेस लिखे हैं, ये डोमेन एड्रेस जो URL लिखे हैं, वो किसी आईपी एड्रेस से मैच करता है या नहीं करता। बस समझ में आ रहा है। तो ये है हमारा ARP का काम, और ये डिसाइड करता है कि कौन सा URL किस आईपी पे फिक्स्ड है। जितने सारे रजिस्टर्ड वेबसाइट है सबका आईपी फिक्स्ड है, समझा। दुनिया में जितने सारे रजिस्टर्ड, मान लो जैसे आज गूगल का आईपी है ये 123.21.0.1, कल गूगल का आईपी हो गया कुछ और, तो उसको तो कंप्यूटर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको गूगल खोजने बोलेंगे तो इस आईपी में जाए या उस आईपी में जाए। इसलिए रजिस्टर्ड वेबसाइट का आईपी फिक्स होता है। हम लोग के कंप्यूटर का आईपी चेंज होता रहता है। जैसे तुम मान लो अभी एयरटेल के कनेक्शन ले रहे हो, तुमको भी एक आईपी एड्रेस मिलेगा, वो तुम्हारे मोबाइल या तुम्हारे कंप्यूटर का रिकॉग्निशन है। तुम 3-4 महीने उसको यूज नहीं कर रहा है, क्या एयरटेल तुम्हारे लिए आईपी ब्लॉक करके रखेगा? नहीं, उसको वो हटा देगा, सर्विस डिसकंटिन्यू कर देगा। तुम 3 महीने बाद आओगे, देखो तुम्हारा दूसरा आईपी मिलेगा तुमको, आईपी चेंज, क्योंकि आईपी का तुम्हें सैचुरेटेड हो जाएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्लास 11-12 पढ़ते हो तुम लोग, मैथ्स तो बड़े हो गए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ यहाँ पे, 0 से 255 का 4 को डिजिट कितना होगा सर? एक ना एक समझ जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। तो ये तुम्हारे लिए कोई बैठ के नहीं रखेगा कि तुम्हारी आईपी फिक्स है। सिर्फ जो वेबसाइट रजिस्टर्ड है वो www को पैसा देता है उसके लिए, बशर्ते उसके लिए आईपी फिक्स है। तुम लोग आईपी चेंज होता रहता है। लेकिन सर आजकल का युग देखो, हम पहला दिन बोलते IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हर कुछ इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। मेरा मोबाइल कंप्यूटर से इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, उसका एक आईपी है। मेरा लैपटॉप इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, उसका आईपी है। मेरा डेस्कटॉप इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, उसका आईपी है। मेरा स्मार्ट वॉच वो भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, उसका एक आईपी है। मेरा घर का जो, मान लो हम एक स्मार्ट कार खरीदे MG हेक्टर, उसमें इंटरनेट है, वो जुड़ा हुआ है इंटरनेट से। इतना सारा इंटरनेट डिवाइसेस है, सबका अपना अपना आईपी एड्रेस है। अगर सबका अपना अपना आईपी एड्रेस है तो ये तो सर कितना जल्दी खत्म हो जाएगा आईपी एड्रेस, ये तो खत्म हो जाएगा। करेक्ट, ये सैचुरेट हो चुका है। यह 4 डिजिट का आईपी एड्रेस को कहते हैं IPv4, आईपी वर्जन 4। ये ऑलरेडी खत्म होने के कगार पे है, ये अब खत्म होने वाला है। तो क्या किया गया है, ये 4 डिजिट का 6 डिजिट का आईपी एड्रेस कर देगा, लाइक दिस, 6 डिजिट का 6 डिजिट। ये है IPv6, और इसका रेंज भी बहुत ज्यादा है। इसका रेंज था 0 से 255, उसका रेंज है 0 से 2048, और उसका 6 डिजिट तक लंबा वो खींचेगा। सोचो कितना सारा नंबर से ऐड होगा। क्यों? बिकॉज इज IoT। तुम लोग हर कंप्यूटर, तुम हर लोग दुकान में जाते हो, दुकान वाला तुमको पॉश मशीन निकाल देगा, स्वाइप कर दीजिए सर, काट दीजिए, कैश का झंझट हटाइए। प्रत्येक स्वाइप मशीन का अपना अपना आईपी एड्रेस है। सोचो कितना आईपी एड्रेस है दुनिया में, इमेजिन। तो कितना दिन चलेगा ये? तो इसीलिए वी हैव मूव्ड ऑन टू IPv6 इंस्टेड ऑफ IPv4। ये है आईपी एड्रेस का फंडा। आईपी एड्रेस कुछ नहीं है, एक नंबर का कॉम्बिनेशन है जो बताता है एग्जैक्टली आपका रिसोर्स, आपका वेब पेज, आपका फाइल किस सर्वर पे, किस लोकेशन पे प्रेजेंट है। करेक्ट, ताकि वो जब सेंड करे तो आपके आईपी एड्रेस पे वो रिसीव कर सके। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग मोबाइल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। मोबाइल नेटवर्किंग, अब सबको मजा आने वाला है, नहीं अब मजा आएगा, ठीक है। ये तो सबका फेवरेट टॉपिक है सर, इसके बारे में जितना बोलेंगे सब सुनेंगे हाँ करके, किसी को कुछ जानना ही नहीं है। जैसे सर टेक्निकल गुरुजी का क्लास चल रहा है, कोई बात नहीं। चलिए मोबाइल का बात करने के पहले, सबसे पहले हम मोबाइल के नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को कौन सा नेटवर्क टेक्नोलॉजी आया था? ये सबसे पहले आया था हम लोग का, जानना पड़ेगा व्हाट इज GSM एंड व्हाट इज CDMA। इन दोनों में अंतर क्या है? उसके पहले तुमको जानना पड़ेगा सर व्हाट इज SIM, SIM।
मोबाइल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सिम, SIM, सिम। सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, मतलब जिस माध्यम के थ्रू आपको नेटवर्क पहचानेगा वो है सिम। बस समझ में? वही तो ना, सिम कार्ड का ही तो नंबर से आप पहचानते हैं कि आप कौन हैं। वो पता थोड़ा है कि अनिंदो राय है ना वो ऐश्वर्या राय है, उसको तो सिम नंबर से मतलब, वो सिम है द फर्स्ट सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये सिम दो प्रकार के होते हैं, GSM और CDM। GSM का फुल फॉर्म ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइलिंग, मतलब वो GSM जिस फ्रीक्वेंसी, वो सिम जिस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है वो ग्लोबली, वो कहीं भी लग जाएगा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं भी लग जाएगा। सपोज हम एक नया फोन खरीदे, ठीक है, अभी एक नया फोन निकला जैसे ये सैमसंग का M31, अच्छा फोन है, हमने खरीद लिया और हम कल स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं, तो हमको यह फोन चेंज करना पड़ेगा? नहीं सर, वो GSM मोबाइल है, GSM मोबाइल है तो उसमें किसी भी तरह का सिम घुस जाएगा और वो सिम किसी भी मोबाइल में फिट हो जाएगा, वो है GSM। लेकिन CDM में क्या है? वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर बैंडविड्थ में काम करता है, वो सिर्फ एक ही तरह के फोन में घुसेगा और सिर्फ एक ही तरह का नेटवर्क में ऑपरेट करेगा, दूसरे नेटवर्क को वो ऑपरेट नहीं कर सकता, वो है CDM। जैसे अभी हम लोग का वो जियो का फोन निकल रहा है, जियो का फोन जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो CDM है, वो किसी दूसरे फोन में नहीं लगेगा और उस फोन में कोई दूसरा सिम भी नहीं लगेगा। फिर आ जाते हैं हम लोग WLL। व्हाट इज WLL? वायरलेस इन लोकल लूप। कभी वॉकी टॉकी का नाम सुने हैं? वॉकी टॉकी क्या काम करता है? एक पर्टिकुलर रेंज का वायरलेस का काम करता है। पहले तो हम लोग बड़े बड़े वॉकी टॉकी ऐसे मुंह में लेके बात करते थे, ऐसे हेलो हेलो सुन पा रहे हो, आई एम हियर, ऐसे। अभी तो छोटा सा कान में हो गया, ऐसे बात दबा के बात करता है। लेकिन अगर हम यहां बैठे हैं और मेरा दूसरा आदमी आसनसोल में बैठा है, मेरा वॉकी काम करेगा? घंटा नहीं होगा, मैक्सिमम 1 किलोमीटर तक जाएगा, उसके वैसे नहीं। वायरलेस इन लोकल लूप, ठीक है, दैट इज कॉल्ड WLL। तो तुम लोग को क्या लगता है कि तुम लोग सीडी देखता होगा टीवी सब में कि ऑफिसर लोग कान में लगा के हेलो चार्ली हियर, रोजर हियर, तो बोलता है ना ऐसे कान में लगा के, आर्मी के लोग सब, पुलिस के लोग सब। बोले छोटा सा मशीन इसमें इतना पावरफुल है कि सारे लूप बना लेता है, वायरलेस बना लेता है। गलत, वो सिर्फ ईयर पीस तुमको दिखता है, उसका मशीन यहाँ पॉकेट में रखता है, इतना बड़ा सा मशीन रहता है, उसमें अंदर बैटरी रहता है। द बैटरी इज रेस्पॉन्सिबल टू एमिट द वेव्स, बैटरी वेव्स निकालता है और ताकि वो दूसरे तक वो पहुंच सके और तुमसे से यहां रिसीव करते हैं, WLL। फिर क्या है? फिर है तुम्हारा SMS MMS। सर SMS मतलब शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, MMS मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। SMS काम कब तभी करेगा जब हम शॉर्ट, मतलब देखो हम लोग अभी भी जो SMS यूज करते हैं उसका मैक्सिमम लिमिट क्या है? 140 कैरेक्टर्स, इससे ज्यादा SMS नहीं लेता। तो 140 जैसे होगा वो दूसरा SMS हो जाता है उसका, और वो अलग अलग पैकेट में जाता है। एक SMS कभी भी 140 कैरेक्टर से ज्यादा कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको उतना ही बैंडविड्थ दिया गया कि वो 140 कैरेक्टर्स को कैरी सके। 2 बाइट्स, वो 2 बाइट्स कैरी कर सकता है, मैक्सिमम 140 कैरेक्टर्स। जैसे 140 जाता है वो 2 बाइट में 4 बाइट कैरी करे, इसलिए उसको ऐसा रखा गया है, ठीक है। फिर क्या है? फिर है सर 3G नेटवर्किंग, ठीक है। थ्री जी एंड 4G। हम लोग पहले 3G यूज करते थे। 3G में क्या होता था? 3G में टेक्नोलॉजी यूज होता था हम लोग का एज टेक्नोलॉजी, EDG। अभी इसमें क्या यूज करता है? इसमें यूज होता है हमारा LTE टेक्नोलॉजी। 4G में LTE है ना, और अभी 5G निकल गया है। 5G है ULTE। इसका मतलब सर, एज का फुल फॉर्म होता है हमारा एनहांस्ड डेटा रेट फॉर ग्लोबल एवोल्यूशन। एनहांस्ड डेटा फॉर ग्लोबल एवोल्यूशन, एज का फुल फॉर्म। ये 3G में यूज होता है। 2G में तो और भी स्लो इंडेंट होता था, उसमें एज वेज का कोई नहीं, ई लिखा था, देख रहे हो, वो 2G नेटवर्क है। एनीवेज, तो 3G इसको और इवॉल्व हुआ तो 3G बन गया HSPA। इसका फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है हमको HSPA का। तो 3G HSPA इसका मतलब क्या? द नेटवर्क बैंडविड्थ, कितना ज्यादा नेटवर्क वो एक बार में कैरी कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड माय 3G और एज टेक्नोलॉजी, ठीक है।
इसको तो और बेनिफिट किया गया, कहां तक, जैसे हमारा 3G या एक टेक्नोलॉजी मैक्सिमम 512 kbps, इससे बेसी वो नहीं कैरी कर पाता था, उसका उतना ही रेंज है, 300 400 500 मैक्सिमम, उससे बेसी वो कैरी नहीं कर पाएगा। अभी LTE का जमाना है, 4G, LTE का फुल फॉर्म लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, उसमें था एवोल्यूशन फॉर डेटा एंड एनहांस डेटा फॉर ग्लोबल एवोल्यूशन, और इसका नाम है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, LTE। कभी कभी तुम लोगों ने लिखा था VoLTE, मतलब वॉइस ओवर LTE, मतलब आपको नेटवर्क के नहीं, आप इंटरनेट के थ्रू आप वॉइस सेंड कर रहे हैं, जो कि जियो करता है। वो इंटरनेट का यूज नहीं करता, सॉरी वो नेटवर्क का यूज नहीं करता, वो इंटरनेट का यूज करता है ना, वो ऑप्टिकल फाइबर का यूज करता है, वो टावर्स का यूज नहीं करता, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू वो आपके डेटा को आप वॉइस को सेंड करता है, VoLTE, वॉइस ओवर LTE। और 5G में क्या होता है, ULT, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, मतलब उसका और भी लंबा उसका बैंडविड्थ है। जैसे 4G का बैंडविड्थ अभी हम लोग 2 Mbps, 4 Mbps, 10 Mbps, 12 Mbps तक हम लोग भी 4G का कभी स्पीड देख पाते हैं, और ये 5G बोल रहा है अगर ठीक से काम किया तो 100 Mbps के भी ऊपर चला जाएगा। जस्ट इमेजिन, जो लैन का स्पीड है उससे भी हाई स्पीड में तुम्हारा वायरलेस काम करने लगेगा। तो ये है हमारा मोबाइलिंग का कुछ कुछ टर्म्स जो आप लोग को जानना चाहिए। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, देखोगे टू, ये जितने भी सारे यूज करें ये सारे एक चीज को यूज करता है, दैट इज कॉल्ड GPRS। GPRS सेटिंग, बोला GPRS सेटिंग्स, ये बहुत पॉपुलर था। फुल फॉर्म जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ये है रेस्पॉन्सिबल टू मेक अ डिजिटल मॉडेम इन योर कंप्यूटर। आप लोग के मोबाइल में जब भी आप नया सिम घुसाएं एक नया फोन में, देखो एक सेटिंग्स आता है, चाहे वो एयरटेल का हो, BSNL का हो, वोडाफोन का हो, कुछ भी हो, एक सेटिंग्स आता है, बोले सेटिंग्स को सेव करो, होता है ना, कभी कोई ऑटो सेव भी होने लगा। वो क्या है, यही तो है GPRS सेटिंग। सर GPRS क्या है सर, हम बोले थे आपको मॉडेम की जरूरत पड़ती है, विच कन्वर्ट्स योर एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। तो हमारा ये एनालॉग टू डिजिटल कौन कन्वर्ट करेगा, हमारे मोबाइल में ऑलरेडी कुछ ना कुछ हार्डवेयर पार्ट है, इसके अलावा हमको कुछ सॉफ्टवेयर पार्ट चाहिए विच हैज द एबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग द एनालॉग वेव्स इनटू अ डिजिटल 1 and 0। ये काम हमारे ये GPRS करता है, ये GPRS सेटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। सो दिस इज द mobiling terms or the mobile networks terms that you should know about. Now we are moving on to one of the last topics, that is web services and network security concept. So web services, web service माने की होय, web service माने how the internet actually works। we discussed the terms of a mobile, कि मोबाइल में जो टर्म्स होता है वो, अब इंटरनेट के जो टर्म्स है वो भी जानो। सबसे पहला चीज सर, व्हाट इज अ वेब पेज, व्हाट इज अ वेब सर्वर, व्हाट इज अ होम पेज, what is www, what is 80-20 rule of server, ठीक है। then what is web hosting, what is web scripting, and finally what is a ISP, web browser, then we have web scripting, web browser, then MAC address and IP address, MAC address वर्सेस IP address। बस मोटा मोटी इतना सही देखो वेब सर्विस में क्या क्या होता है। पहला वेब सर्विस, सर वेब पेज या वेब सर्वर किसको कहते हैं। वेब पेज आप लोग सब क्लास 9-10 में HTML पढ़ चुके हैं,
HTML में क्या करते थे, एक वेब पेज बनाते थे। सर यहाँ पे पिक्चर है, यहाँ पे एक टेबल है ना, वेब पेज है वो, एक सिंगल पेज। द सिंगल पेज इज नोन एज अ वेब पेज, और द कलेक्शन ऑफ मेनी वेब पेज इज नोन एज अ वेबसाइट। वेबसाइट एंड द लोकेशन इन विच द वेबसाइट इज स्टोर्ड इज नोन एज वेब सर्वर। मतलब अगर मेरे कंप्यूटर में कोई वेबसाइट स्टोर रखें और उसको अगर हम पूरे दुनिया में सर्कुलेट कर सके, जैसे मेरा कंप्यूटर भी वेब सर्वर है, अगर उसको बंद कर दिया तो मेरा सर्वर डाउन हो जाएगा। इसका मतलब दुनिया में जितने भी तुम वेबसाइट्स खोलते हो उसका सर्वर कभी डाउन नहीं होता, वो कभी बंद नहीं होता। इसलिए सर्वर को ठंडा जर्म फ्री रूम में रखा जाता है ताकि उसमें कभी हैक ना, उसको ताज को कभी प्रॉब्लम नहीं, उसमें हीट जनरेट ना हो। ठीक है, अगर वो शेड्यूल मेंटेनेंस में रहे तो बोल देगा भाई इसको, देखा ना कभी कभी अगर तुम IRCTC रेलवे का वेबसाइट खोलो तो कभी कभी बोलता है कि रात के 12 बजे से 1 बजे तक वो डाउन रहेगा। कभी ऑनलाइन वेबसाइट, ऑनलाइन SBI का वेबसाइट खोलो, देखो रात के 1 बजे से लेकर 2 बजे तक वो डाउन रहता है। बोलता था कि इट इज ऑन द शेड्यूल मेंटेनेंस, द सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, लिख देता साफ साफ। मतलब उसका वेबसाइट को बंद करके लोग काम कर रहे हैं, वेब सर्वर को बंद करके काम कर रहे हैं। सो द सिंगल वेब पेज, द सिंगल पेज दैट यू डिजाइन यूजिंग HTML is known as web page. The collection of web pages is known as website, and the place where the website is stored is known as web server. अब जब आप कंप्यूटर को, जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, जैसे आप सपोज CBSE की वेबसाइट खोल रहे हैं, तो cbse.nic.in डायरेक्टली आपका रिजल्ट खुलेगा क्या? नहीं, CBSE का मेन पेज खुलेगा, वहां पे रिजल्ट, पब्लिकेशन, एड्रेस, ये वो लचर पचर बहुत दिया रहता है। तो जब मेन पेज और द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट दैट इज जनरली ओपन्ड व्हेन अ वेबसाइट ओपन्स इज नोन एज द होम पेज। करेक्ट। फिर होता है सर www और ISP, दे आर कॉल्ड द नेटवर्क प्रोवाइडर्स। www का एक ग्रुप है, पहले बताया ग्रुप, मोबाइल ग्रुप होता है, www ग्रुप होता है जो डिसाइड करता है कि किसको कौन सा IP एड्रेस मिलेगा, वेदर ये नाम वेबसाइट के नाम से रखा जा सकता है या नहीं, वेदर ये वेबसाइट अलाउ किया जा सकता है कि नहीं। जैसे अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे वेबसाइट्स बैन कर दिए। पूछना मत कौन से वेबसाइट, आप लोग सबको मालूम है। तो कौन डिसाइड करेगा वो वेबसाइट्स बंद होना चाहिए या नहीं? मतलब उस वेबसाइट के अगेंस्ट में जो IP एड्रेस थे उस IP एड्रेस को ब्लॉक कर दिया, है ना। ये काम करेगा www। और ऐसा ही काम ISP भी करता है। ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मेरा मतलब हमको जो वेबसाइट दे रहा है, हमको जो इंटरनेट दे रहा है, उसने खुद इसको बैन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जियो, गवर्नमेंट के बैन करने के पहले उसने बैन करके रख दिया था कुछ वेबसाइट जो एयरटेल में चलता था लेकिन वहां नहीं चलता था। अभी तक किसी में नहीं चलता क्योंकि गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, www ने बंद कर दिया। तो समझ में दोनों में अंतर क्या है? www एक ग्रुप है, एक मतलब बोल सकते हो कि वहां बहुत सारे बड़े बड़े मिनिस्टर जैसे लोग बैठे हुए हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं कि कौन सा वेबसाइट चलेगा, कौन सा वेबसाइट बंद होगा, कौन सा वेबसाइट को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड ISP इज द सॉफ्टवेयर कंपनी और द नेटवर्क कंपनी जो हमको नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम BSNL का ब्रॉडबैंड यूज करते हैं दैट इज माय ISP। अगर हम जियो का सिम यूज करते हैं जियो इज माय ISP। करेक्ट। नहीं तो वेब होस्टिंग, व्हाट इज वेब होस्टिंग? सॉरी, उसके पहले 80-20 रूल ऑफ सर्वर। कभी कुछ देर पहले आपको बताया कि google.com भी अगर हम मोबाइल में लिख के हम एंटर मारते हैं तो खुलता है google.co.in। लेकिन भाई मेरे ऐसा सिस्टम पहले नहीं था। जब हमने नेटवर्किंग करना शुरू किया था, मतलब नेटवर्किंग करना, हमने इंटरनेट यूज करना शुरू किया था बैक डेज इन द 2002-2003। आप लोगों का सब आधा के जन्म भी नहीं होंगे मैं उस पर, आई डोंट नो। एनीवेज, तो व्हाट आई स्पीकिंग ऑफ, सो 2002-03 में जब मैंने नेटवर्किंग मतलब पहली बार नेट में बैठा था तो yahoo.com जैसे मेरा ईमेल आईडी जो है aninda_roy87 yahoo.com, वो yahoo.co.in नहीं है लेकिन yahoo.com पे है। क्यों? उस जमाने में 2002 में इंटरनेट पॉपुलर कहां था? कितने हम लोग इंटरनेट का स्पेलिंग तक मालूम नहीं था। उस समय सर्वर के ऊपर लोड नहीं था। पूरे दुनिया का जितना सारा याहू का ईमेल एड्रेस है वो US के याहू सर्वर से कंट्रोल होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन धीरे धीरे लोड बढ़ा तो इंडिया का भी एड्रेस US से आएगा, ऑस्ट्रेलिया का भी US से आएगा, इंग्लैंड का भी US से आएगा, ब्राजील का भी US से आएगा, साउथ अफ्रीका में भी US से आएगा, तो US का सर्वर तो बैठ जाएगा। तो इसलिए उसने क्या किया, सर्वर्स को छोटे मतलब मेन सर्वर एक रख दिया और फिर छोटे छोटे सर्वर्स में उसको डिवाइड कर दिया। यही तो है 80-20 रूल कि जो लोकेशन में हम सर्वर रखेंगे
80% ट्रैफिक मेरा लोकल के लिए होगा और 20% ट्रैफिक आउटसाइड लोकल के लिए होगा, ताकि मेरा नेटवर्क फास्ट काम करे, मेरा सर्वर हैंग ना करे, सर्वर क्रैश ना करे। दिस कॉल्ड 80-20 रूल ऑफ पुटिंग ए सर्वर। सर्वर हमेशा उस जगह पुट करना चाहिए जहां पे तुम्हारा नेटवर्क बहुत ज्यादा हो, सो दैट, जैसे बांग्लादेश का अपना कोई सर्वर नहीं है, वहां के आदमी लोग यूज नहीं करते थे। श्रीलंका में बड़ा सर्वर नहीं है, मैक्सिमम सर्वर इंडिया में गूगल का 4 सर्वर है। क्यों इतना ज्यादा आदमी गूगल को यूज करता है इंडिया में? उसका सर्वर बहुत ज्यादा रखना पड़ा, पहले एक ही सर्वर था, ठीक है ना। तो ये है 18 रूल ऑफ पुटिंग सर्वर। फिर है वेब होस्टिंग, कि हम जो वेब पुट करते हैं, चलिए इस 18 रूल का एक और बहुत तगड़ा एग्जांपल बोलते हैं। कभी गूगल में जाके सर्च करो, हैं, ऑर्डर फूड ऑनलाइन, कभी सर्च करो तो देखोगे तुम्हारे दुर्गापुर में जो खाने का जो ये ऑनलाइन चलता है ना, खाली उसी का ऐड आएगा। दुर्गापुर में यूबर इट्स आएगा ही नहीं, क्योंकि दुर्गापुर में चलता ही नहीं है। तुम्हारे में कौन सा चलेगा? तुम्हारे में चलेगा स्विगी आएगा, जोमेटो आएगा, वो भी जोमेटो उसका ऐड दिखाएगा जो तुम्हारे घर के सबसे नजदीक में है ना। वो तो मुंबई का नहीं दिखाने गया। या फिर और छोड़ दो, तुम कभी ऐसा कर तो कुछ भी सर्च करो, देखो तुम अपना लोकल जगह डिजास्टर नियर मी सोचो कभी, तो तुम्हारे सबसे कोलकाता का जो डिजास्टर हुआ है या इंडिया का जो डिजास्टर हुआ वो पहले आएगा, अमेरिका का या कहीं दूर का डिजास्टर बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि जो सर्वर में सबसे पहले उसको रिजल्ट मिला उस सर्वर को तुमको डिस्प्ले कर दिया, बिकॉज ऑफ दिस 80-20 रूल। 80% डेटा फ्रॉम द लोकल सर्वर, 20% डेटा फ्रॉम आउटसाइड सर्वर। क्लियर है? वेब होस्टिंग, हम जो वेब पेज बनाए, तुम लोग सब कोई ना कोई आज ने छोटा मोटा वेबसाइट हर कोई बनाया है, हर कोई वेब पेज बनाया है। वेब पेज क्या हम देख पा रहे हैं? नहीं सर, वो मेरे कंप्यूटर में महफूज है, मेरे कंप्यूटर में सेव रखा हुआ। क्या फायदा? वो सिर्फ मेरे कंप्यूटर में, दुनिया में कोई देख नहीं पाएगा। तुमको क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे वेब पेज को इस www के सपोर्ट करना पड़ेगा। सर प्लीज मेरा वाला कोई आईपी एड्रेस पे डाल के रख दीजिए, इसके लिए तुमको इसको पैसा देना पड़ेगा। तो द प्रोसेस बाय विच पुटिंग अ वेब पेज और अ वेबसाइट ओवर द इंटरनेट इज नोन एज वेब होस्टिंग। यू हैव टू पे फॉर दिस सर्विस इज नॉट फ्री। फिर क्या? वेब स्क्रिप्टिंग। तुम लोग वेब पेज बनाने का मतलब क्या? सर भाई HTML बना दिए, 2 फ्लावर, 2 क्लिक करिए, होम पेज, बैक पेज, रिफ्रेश, हो गया खत्म। कभी कोई फॉर्म फिलअप किए हो? ऑनलाइन फॉर्म फिलअप है ना, जैसे सर DAV में तुम लोग एडमिशन या कहीं भी एडमिशन लेने जाओगे तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। ऑनलाइन जब फॉर्म फिलअप करते होगे तो वहां पे जैसे रोल नंबर या फोन नंबर डालने बोला, तुम गलती से 10 की जगह 11 डिजिट का फोन नंबर डाल के आगे बढ़ो तो टंग से वहां आवाज करेगा, दिस इज एरर, ये गलत फोन नंबर डाले आप। कैसे मालूम ये फोन नंबर गलत है? मतलब जरूर उसके पीछे कोई प्रोग्रामिंग चल रहा है, पाइथन में, सी में, जावा में, बेसिक में कोई ना कोई प्रोग्राम है उसके अंदर जो बता रहा है कि ये गलत है या सही है। आपने अपना रोल नंबर ठीक से नहीं डाला, आपने अपना नेम ठीक से नहीं डाला, अपने डेट ऑफ बर्थ नहीं डाला, अपने फोन नंबर नहीं डाला, ऐसा बोलता है ना फॉर्म फिलअप करने में। मीन्स देयर इज अ प्रोग्राम रनिंग बिहाइंड द वेब पेज, यू कैन नॉट सी इट। पता नहीं कहां रन हो रहा है, वो सर्वर पे हो रहा है ना, वेब पेज पे हो रहा है ना, कहां पे हो रहा है, वी डोंट नो, बट द प्रोग्राम कैन बी पुट इन अ वेब पेज। सो द प्रोग्रामिंग ऑफ अ वेब पेज इज नोन एज वेब स्क्रिप्टिंग। ये बहुत ही दुख की बात है, पर बताते हैं ये सिर्फ मल्टीमीडिया जो पढ़ रहे हैं, आप लोग में जो मल्टीमीडिया पढ़ रहे हैं, आप लोग में से कोई कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ रहा है, कोई आईपी पढ़ रहा है और कोई मल्टीमीडिया पढ़ रहा है। तो जो मल्टीमीडिया पढ़ रहा है वो लोग ये वेब स्क्रिप्टिंग का प्रोग्रामिंग सीखेंगे और कोई नहीं आप लोग के में वेब प्रोग्रामिंग। स्ट्रेंज बट होगा। फिर द वेब ब्राउजर। व्हाट इज वेब ब्राउजर? जब हम लोग अपने वेब पेज को या कोई इंटरनेट सर्विस को जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू ओपन करते हैं, जिस क्लाइंट के थ्रू ओपन करते हैं, दैट प्लेस और दैट सॉफ्टवेयर या दैट ऐप इज नोन एज वेब ब्राउजर। अभी सबसे पॉपुलर वेब ब्राउजर क्या है सर? गूगल क्रोम। हर कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर तो बहुत स्लो है, इसलिए बहुत हम लोग यूज नहीं करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। गूगल क्रोम सर बेस्ट है। गूगल क्रोम खोले, उसमें तो जो खोलना है गूगल खोलना है, गूगल खोल रहे हैं, याहू खोलना है, याहू खोल रहे हैं, सीबीएसई खोलना है, सीबीएसई खोल रहे हैं, वेस्ट बंगाल खोल रहे हैं, वेस्ट बंगाल खोल रहे हैं, ऑनलाइन SBI खोलना है, फ्लिपकार्ट खोलना है, जो कर रहे हैं हम उस गूगल क्रोम के थ्रू कर रहे हैं। तो व्हाट इज दैट गूगल क्रोम? गूगल क्रोम इज माय वेब ब्राउजर। ठीक है। लास्ट टॉपिक है सर मैक एड्रेस वर्सेस आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस का लंबा चौड़ा लेक्चर कुछ देर पहले दिए कि व्हाट इज आईपी एड्रेस? दे आर द टेम्पररी एड्रेसेस provided to your computer when your computer is connected to the network. Your IP address can be fixed only if
योर वेबसाइट और योर कंप्यूटर इज रजिस्टर्ड विद www। आपने पैसे देके अपना एक आईपी रिजर्व किया है, तब जाके आईपी आपका फिक्स होगा। वरना आपका आईपी अगर आप कोई ऑर्डिनरी आईएसपी से लेते हैं तो आपका आईपी हर बार चेंज होता रहेगा। लेकिन एक ऐसा एड्रेस है जो आपके कंप्यूटर का फिक्स्ड एड्रेस है, वो कभी चेंज नहीं होता, दैट इज कॉल्ड द मैक एड्रेस। ये आपके मदरबोर्ड में रहता है, एमएसी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, आपके मदरबोर्ड में रहता है ये एड्रेस। और ये कब बनता है? जब मदरबोर्ड बनाया जाता है। जैसे मेरा कंप्यूटर इंटेल का है, इंटेल का मदरबोर्ड लगा उसमें, मतलब इंटेल कंपनी ने वो मैक एड्रेस मेरे मदरबोर्ड में डाल दिया। जब तक वो मदरबोर्ड खराब नहीं हो जाता मेरा मैक एड्रेस चेंज नहीं होगा। मदरबोर्ड खराब हो गया, हमको मदरबोर्ड फेंक के नया मदरबोर्ड लगाना पड़ेगा, नया मैक एड्रेस मिलेगा। लेकिन जब तक हम मदरबोर्ड नहीं चेंज कर रहे मेरा मैक एड्रेस चेंज नहीं होगा। बात रहा है समझ में? लेकिन आईपी एड्रेस ऐसा नहीं है। हम जैसे मान लो मेरा एयरटेल से हम नेट करते हैं, हमको एयरटेल महंगा पड़ा, हम एयरटेल फेंक के जियो लगा देंगे, पट से मेरा आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा, क्योंकि जियो हमको अपना आईपी देगा, वो एयरटेल का आईपी नहीं देने वाला। तो आईपी एड्रेस इज अ टेम्पररी एड्रेस, मैक एड्रेस इज अ परमानेंट एड्रेस। आईपी एड्रेस का पैटर्न होता है 4 डिजिट का, ये 6 डिजिट का। मैक एड्रेस का पैटर्न नहीं होता, ये एक फिक्स डिजिट होता है जो कि ये, लेकिन एक यूनिक नंबर होता है, ये किसी के साथ मैच नहीं करता। तो इसलिए गवर्नमेंट तरफ से इंटेल को बोला कि भाई आप इस रेंज से इस रेंज में नंबर देना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एएमडी को एक रेंज देता है, क्वालकॉम को एक रेंज देता है, स्नैपड्रैगन को एक रेंज देता है कि उसके बाहर वो नंबर नहीं पुट कर सकते। क्लियर है? तो ये है मेरा मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में अंतर। अब द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर नेटवर्किंग चैप्टर, ठीक है, वो क्या है? नेटवर्किंग थ्रेट्स। अब आप लोग बोलेगा सर ये भी तो कैरीमेंडर की वीडियो की तरह एक बार एक बोल के 4 गिना रहा है, आप एक बोले 2 क्यों लिख दिए? अरे भाई ये दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे में मिलता जुलता है। ये है नेटवर्किंग थ्रेट, ये है नेटवर्किंग सिक्योरिटी, कि हमको नेटवर्क से क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कैसे करें, आया समझ दोनों में? सो व्हाट आर द थ्रेट्स ऑफ नेटवर्क? पहला फिशिंग, दूसरा स्पैमिंग, तीसरा हैकिंग और क्रैकिंग, चौथा वायरसेस, पांचवा मालवेयर्स, मैलवेयर्स और मालवेयर्स जो भी बोलो, एंड फाइनली ठीक है, इसमें इतना ना दो, फिशिंग, स्पैमिंग, हैकिंग, क्रैकिंग, वायरसेस, मैलवेयर। अच्छा चलो, इसको बोलने के पहले बताइए एक्चुअली नेटवर्क में थ्रेट करता क्यों आदमी, क्यों, व्हाई? आप लोग सबके फेवरेट कैरीमेंडी भाई साहब एक वर्ड में बोला, बुलिंग। बुलिंग, ठीक है, आप उसका एक ना कि वीडियो डाउन कर दिया यूट्यूब ने, हटा दिया वीडियो से। क्यों? रीजन क्या दिया? साइबर बुलिंग। क्या है साइबर बुलिंग? कि आप साइबर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप किसी को इतना परेशान कर रहे हैं, इतना उसको टॉर्चर कर रहे हैं कि वो आदमी अपना इंडिविजुअल या एक मेंटेलिटी लॉस कर दे रहा है। ये है साइबर बुलिंग। तो ये सब करने के पीछे कारण क्या है? हम जो सॉफ्टवेयर या जो हम इंटरनेट कंटेंट बनाते हैं, जो कंटेंट लेके झगड़ा शुरू हुआ था टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, वो क्या है सर? उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल कंटेंट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मेरा प्रॉपर्टी क्या है सर? हम एक कार है मेरे पास 5 लाख रुपया है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास बाइक है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये है मेरा फिजिकल प्रॉपर्टी। और व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? मेरा आइडिया, बोलते हैं मेरा आइडिया चोरी कर लिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो। आप उसको चोरी कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको केस हो सकता है। आप लोग कभी सैमसंग का फोन यूज किए हैं? एप्पल का फोन देखे? एप्पल का फोन पता नहीं आप लोगों ने यूज किया होगा कि नहीं, फोन देखे तो जरूर होंगे। एप्पल कभी भी एक वाटर ड्रॉप नॉच नहीं बनाया। वो अभी तक अपने जो फोन में वो ऐसा, मतलब ऐसा नॉच बनाता है, ऐसा इतना लंबा वाला नॉच बनाता है, ऐसा, है ना?
और सैमसंग का देखोगे फोन, वो कभी भी ऐसा नॉच नहीं बनाएगा, वो हमेशा वाटर ड्रॉप बनाएगा, या फिर ऊपर फ्लैट नीचे फ्लैट, वो ऐसा नॉच नहीं बनाता है कभी। रेडमी बनाता है, रियलमी बनाता है, लेकिन सैमसंग नहीं बनाता। ऐसा क्यों? कभी सोचे नहीं कि सैमसंग बस बुद्धि नहीं है, उसका इंजीनियर नहीं है जो ऐसा नॉच बना सके? क्यों नहीं बनाता? अगर बनाएगा सैमसंग उसको मार देगा, सॉरी एप्पल उसको मार देगा, क्योंकि ऐसा डिजाइन सबसे पहले एप्पल ने निकाला। एप्पल डजंट गिव्स अ कंसिडरेशन अबाउट दैट Xiaomi, रियलमी, उसको मतलब नहीं है, उसका कंपटीशन नहीं है। जाओ भाई भाड़ में जाओ, तुमको जो करना है करो, हमको तुमसे मतलब नहीं है। हमको कंपटीशन है सैमसंग के साथ। सैमसंग मेरा आइडिया नहीं चोरी करेगा। उसी प्रकार वाटर ड्रॉप टेक्नोलॉजी, वाटर ड्रॉप नॉच निकाला सैमसंग, वो आईफोन नहीं चोरी कर सकता, उसको वो यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मेरा आइडिया वो नहीं ले सकता, अगर लेगा तो उसके लिए हमको पैसा भरना पड़ेगा, या फिर हम उसके ऊपर केस कर देंगे आप मेरा आइडिया चुराए हैं। ठीक है, तो हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड है। मेरा सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, देखो। एक होता है मेरा फ्रीवेयर, एक होता है मेरा शेयरवेयर, और एक होता है मेरा ओएसएस, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका मतलब फ्रीवेयर मतलब फ्री टू ओपन है, हम उसके लिए किसी को पैसा नहीं चार्ज करेंगे। लो ना भाई, फ्री में यूज करो, लो फ्री में, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर नेट में मिलता होगा, जैसे आप लोग ओपन ऑफिस जो क्लास 10 में पढ़ते openoffice.org है ना, वो तो फ्रीवेयर था, फ्री में यूज करो, नेट से डाउनलोड करो, यूज करो, कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस 2017, ऑफिस 2015, ऑफिस 2013, ऑफिस 2019, वो क्या फ्रीवेयर है? नहीं, उसको पैसा देना पड़ता है, बशर्ते माइक्रोसॉफ्ट को उसके लिए पैसा देना पड़ता है डीवीडी खरीदने के लिए, वो है शेयरवेयर। और ओएसएस मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स मतलब उसका कोडिंग ओपन है, आपको दे दिया गूगल, एंड्रॉइड, वो ओपन सोर्स है, वो फ्रीवेयर नहीं है, माइंड इट। ओपन सोर्स बोल रहे हैं मतलब सॉफ्टवेयर ओपन है, कोड आपको मिल जा रहा है, लेकिन उसके लिए पैसा देना पड़ता है। देखोगे सैमसंग भी एंड्रॉइड यूज करता है, रेडमी भी एंड्रॉइड यूज करता है, ऑनर भी एंड्रॉइड यूज करता है, और गूगल का जो अपना फोन निकाला या मोटरोला भी एंड्रॉइड यूज करता है। लेकिन मोटरोला और गूगल का स्टॉक एंड्रॉइड होता है, प्लेन एंड्रॉइड में कोई छेड़छाड़ नहीं है। लेकिन सैमसंग का देखो, एंड्रॉइड के साथ कुछ सैमसंग का अपना व्यूज डाल देगा, सैमसंग का अपना सॉफ्टवेयर डाल देगा। रेडमी का तो भर के उसका मतलब ग्लिचेस है, रियलमी का अपना कलर ओएस है, मतलब कुछ ना कुछ अंडर पंडर करेगा। व्हाई? बिकॉज दैट सॉफ्टवेयर इज ओपन, कोई भी सॉफ्टवेयर का कोड लेकर उसमें छेड़खानी कर सकता है। दैट इज कॉल्ड ओएसएस, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये सोर्स, ये शेयरवेयर फ्रीवेयर में आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर देगा, उसका कोडिंग नहीं देगा, और आप उस कोडिंग में छेड़खानी नहीं कर सकते क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल कंटेंट में पड़ता है। लेकिन ओएसएस कोई भी उसको ओपन कर सकता है, उसको यूज करो, वो उसी प्रकार बनाया हुआ है। तो ये क्यों बता इतना बड़ा लंबा चौड़ा, कि इसको समझाने के लिए कि अब नेट पे उसको मेरा पैसा नहीं मिलेगा। हमेशा क्या सोचते हो, हैकिंग करना मतलब क्या? वो हैक करके हमेशा बैंक अकाउंट ही हैक होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट क्यों हैक होता है? ये जूम ऐप क्यों बंद किया इंडिया का, मतलब गवर्नमेंट ने क्यों बोल रहा है डिसकंटिन्यू करो? उसमें तुम्हारा कौन सा पैसा जा रहा था? अरे तुम्हारा आइडिया चोरी कर रहा था चाइना, तुम्हारा इंटेलेक्चुअल ब्रेन ले रहा था वो। इसीलिए तो ये सब करता ना भी नेटवर्क थ्रेड देता है। सबसे पहले क्या? फिशिंग। फिशिंग मतलब क्या? मछली पकड़ना, लेकिन ये एफ से नहीं, PHISING होता है। मछली कैसे पकड़ते हैं हम? मछली के वो कांटे में एक चारा डाल के फेंक दे, मछली खाएगा, जैसे खाएगा हम उसको खींच लेंगे, वो फंस गया। यही है फिशिंग। मतलब आपको ईमेल के थ्रू, नोटिफिकेशन के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, या किसी तरह के वेब सर्वर के थ्रू आपको ऐसा कुछ मैसेज मिलेगा जो बहुत ही लालची हो, बहुत ही अट्रैक्टिव हो। बोलेगा आपको ये लॉटरी लगा है, आपको ये होगा, आपको वो होगा, आपको लचर होगा, पचर होगा, वो लोग बहुत कुछ अंडर पंडर लिख के भेजेगा। अरे 100 में से किसी एक का तो एटलीस्ट क्लिक करेगा, 1000 में से किसी एक का तो कोई तो क्लिक करेगा। जो क्लिक किया बेटा वहीं फंस गया, वो है फिशिंग। नेक्स्ट क्या? स्पैमिंग। स्पैमिंग मतलब जबरदस्ती परेशान करना। कभी ईमेल खोल के देखे कभी आप लोग का जीमेल को? अरे कोई आपको ईमेल भेजे ना भेजे, लेकिन दुनिया भर का आदमी भेजता है कि आपका ये एक्सपायर्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया, आपका नया बाइक खराब हो सकता है, आपका फोन हैंग हो गया, ये लचर कितना ना मैसेज आता है, कोई ठिकाना नहीं है। उसको आप चाहते भी नहीं है, लेकिन आपके ईमेल में जबरदस्ती घुसता है। अनवांटेड ईमेल्स है ना, वो है हमारा स्पैमिंग। फिर है हैकिंग और क्रैकिंग, मतलब आपका वेब डोमेन या आपका सर्वर या आपका ईमेल आईडी कोई हैक कर रहा है।
हैक का मतलब क्या होता है? वो जानबूझ के आपको नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहा है, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको चाहिए। लेकिन क्रैक का मतलब क्या होता है? वो खेल खेल में देखेगा, तुम्हारा हैक करके दिखाते हैं, दिखाते हैं, रुको खोल के दिखा दे, देख लेते हैं, तो पूरा ओपन है ना। कुछ दिन पहले आईआईटी दिल्ली का एक स्टूडेंट आईआईटी दिल्ली के ही वेबसाइट को हैक करके सर के पास लेके चला गया, लैपटॉप लेके, सर कैसा घटिया वेबसाइट बनाई, तो हम ही हैक करके दे दिया आपको। उसका सस्पेंड कर दिया बेचारे, जा 7 दिन के सस्पेंड। अरे भाई उसने तो अच्छा काम किया, बताया कि आपका ये वेबसाइट हैक हो सकता है, उसको इंप्रूव करो। उसने इंप्रूव किया गवर्नमेंट ने, मतलब कॉलेज ने, लेकिन बेचारे को 7 दिन के सस्पेंड भी किया। ये है हैकिंग और क्रैकिंग में अंतर। हैकिंग मीन्स यू आर trying to get forcefully the intellectual property of a organization or a individual, और cracking मतलब just for playful content. You are not getting into someone's server for some misbehavior or so do something harm, for playful content. ये है cracking और ये है। Now what are viruses? Viruses are the destructive programs that are sent for your computer's damage. अब ये किसी के थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है। ये वायरस कैसे भी स्प्रेड हो सकता है, ये इंटरनेट के थ्रू आ सकता है, आपको कोई सीडी दिया उस सीडी में आ सकता है, पेन ड्राइव दिया पेन ड्राइव में आ सकता है। सबसे अभी तो कॉमन पेन ड्राइव से वायरस आता है। अभी आजकल तो आप लोग, बहुत सारे आदमी लोग का आदत है पॉकेट में पेन ड्राइव रखना, कहीं भी जा रहे, दो ना यार ये सॉफ्टवेयर दे दो, ये गाना दे दो, ये वीडियो दे दो, ये मूवी दे दो, पट से ले लिया, देखा भी नहीं उसके लैपटॉप में वायरस है या नहीं। तुमने तो मस्त ले लिया पेन ड्राइव, अपने घर में जैसे लगाया, तुम्हारा कंप्यूटर का सत्यानाश कर देगा, चला गया वायरस उसके थ्रू। वायरसेस आर नथिंग, दे आर द डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। अरे भाई हमको भी वायरस छोटा मोटा बनाने आता है, वो मेरा वायरस भी पावरफुल नहीं है। वो वायरस क्या करेगा, सिर्फ आपका हार्ड डिस्क को क्लटर कर देगा, हार्ड डिस्क आपको फुल कर देगा, आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा, आपको जिससे भी हानि नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा बना है, सिंपल विजुअल बेसिक में बनता है। जो 11 में आप लोग कंप्यूटर, जो विधान में आप लोग पढ़े हैं 11 के बहुत आदमी, विजुअल बेसिक, उसमें बन जाएगा आपका ये वायरस। ठीक है। नेक्स्ट है मैलवेयर। मैलवेयर मतलब ऐसा कोई भी डिस्ट्रक्टिव थिंग जो आपके कंप्यूटर को हानि कर सके। मतलब ये वायरस भी एक तरह का मैलवेयर है। इसके अलावा 2 और तरह का बताते हैं, एक है वर्म्स, एक है ट्रोजन्स। व्हाट आर वर्म्स? Worms are those malwares, या worms are those dangerous softwares that spread through email और इंटरनेट। जो ईमेल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू आपके कंप्यूटर में जाता है उसको वर्म कहा जाता है। ठीक है। और ट्रोजन मतलब ट्रोजन हॉर्स, वो रोम का एंशिएंट ये कि एक लकड़ी का सुंदर घोड़ा बना के दिया एज ए गिफ्ट टू द किंग, लेकिन उस घोड़े के अंदर 200 आर्मी छुपे हुए थे जो बाहर निकल के पूरा सिटी बर्बाद कर दिया। हम भी आपको एक सॉफ्टवेयर देंगे, एक गाना प्रोवाइड करेंगे, एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, बहुत मस्त वीडियो, ठीक है ना, आपने फट से डाउनलोड कर दिया, लेकिन जैसे आप वीडियो को रन कर रहे हैं, वीडियो तो रन हो रहा है लेकिन बैकग्राउंड में आपका कुछ और चल रहा है। ट्रोजन है वो, मतलब हिडन क्या बोले, हिडन मैलवेयर्स। द मैलवेयर्स व्हिच आर हिडन बिहाइंड अ फाइल और बिहाइंड अ प्रोग्राम, दे आर नोन एज मैलवेयर्स। एंड वर्म्स आर दोज मैलवेयर्स जो स्प्रेड थ्रू इंटरनेट और ईमेल। फाइनली बुलिंग, जो बात बताया आपको कि इंटरनेट के थ्रू अगर आप किसी को परेशान करते हैं, किसी को बेबस कर देते हैं, किसी को फोर्स करते हैं इवन वो सुसाइड कर ले, दैट इज कॉल्ड बुलिंग। ये भी हमारा नेटवर्क थ्रेट में ही आता है। ठीक है। तो इस सबसे बचने का उपाय क्या? सबसे पहला बचने का उपाय एंटीवायरस। पहले एंटीवायरस का डोमेन बहुत छोटा था, रेंज बहुत छोटा, मतलब ज्यादा काम नहीं कर पाता। अभी एक एंटीवायरस 365 मतलब पूरा वो, मतलब 360 प्रोटेक्शन, मतलब कंप्लीट राउंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वो नेटवर्क सिक्योरिटी, इंडिविजुअल सिक्योरिटी, वायरस सिक्योरिटी, प्रत्येक मतलब लॉगिन सिक्योरिटी, सबको ये हैंडल कर लेता है। एक एंटीवायरस का मालूम है फंडा क्या है? उसके पास कुछ कोड लिखा हुआ रहता है कि अगर ये प्रोग्राम ऐसा बिहेव करे, इट इज अ वायरस। ऐसा ये प्रोग्राम काम करे, इट इज अ पोटेंशियल वायरस, मतलब वो वायरस बन सकता है। अगर ये प्रोग्राम ऐसे काम करे, ये बिल्कुल सेफ है, मतलब उसके पास कुछ कोड लिखा हुआ है, उसके बाहर और कुछ नहीं है। तो जैसे मान लो हम कुछ कोड रन किए, जैसे हम एक सॉफ्टवेयर रन किए, हमको मालूम है वो सॉफ्टवेयर क्लीन है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर मैंने ही बनाया है, लेकिन उसका जो वर्किंग पैटर्न है
वो मेरे एंटीवायरस को लग रहा है कि ये एक वायरस जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, उसको तुरंत उसको ब्लॉक कर दो। आपको क्यों बोलता है वायरस? कभी आप नेट लगाए बोलता है अपडेट वायरस, अपडेट वायरस। क्या है वायरस को क्यों अपडेट करना? अरे वायरस का डेफिनेशन अपडेट है कि वो वायरस का डेफिनेशन, इसको वायरस, ये पोटेंशियल वायरस, ये सेफ वायरस, ये बैड वायरस, ये गुड वायरस, इसके पास पूरा डेफिनेशन है उसके पास कि ऐसा काम करे तो ये बैड वायरस, ऐसा काम करे तो ये गुड वायरस, ऐसा काम करे तो एक्सट्रीमली डेंजरस वायरस, ऐसा उसका वो डेफिनेशन है। तो आपका काम क्या है? जैसे मान लो आज हम एक मस्त 2000 रुपए में मैकएफे का एक ब्रांडेड सॉफ्ट मतलब एक एंटीवायरस खरीदते हैं और अपने लैपटॉप में लगा देते हैं। आई एम सेफ, हाय भाई हम सेफ हैं, हम एक मस्त एक सॉफ्टवेयर मतलब एंटीवायरस खरीदे हैं, मेरा लैपटॉप में कभी वायरस नहीं घुसेगा, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर में आज तक जितने सारे वायरस बने हुए हैं सबका डेफिनेशन लिखा होगा कि ये वायरस ऐसे काम करता है, इसको ब्लॉक करो, ये वायरस ऐसे काम करता है, इसको डिलीट करो, ये वायरस को क्वारंटाइन करो, पूरा उसका डेफिनेशन है। लेकिन कल एक नया वायरस नहीं निकलेगा, इसका क्या गारंटी है? कल फिर से एक नया वायरस निकलेगा, उसका डेफिनेशन मेरे मैकएफे को मालूम नहीं है। तो इसलिए मेरा कर्तव्य है कि हम उसके डेफिनेशन हर बार अपडेट करते रहे ताकि उसको पता चल सके नया तरह का वायरस आया है, ताकि अगर नया वायरस अगर तुम्हारे कंप्यूटर में घुसे तो उसको भी डिटेक्ट या उसको वो ब्लॉक कर सके। क्लियर है? नेक्स्ट है एंटीवायरस के बाद हम लोग यूज करते हैं फायरवॉल। क्या है सर ये फायरवॉल? क्या है फायरवॉल? में तो अग्नि परीक्षा, रामायण देखे ना, लॉकडाउन में रामायण चल रहा था, क्या था अग्नि परीक्षा का मूल? अगर आप पवित्र हो तो अग्नि आपको हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन अगर आप में दोष है तो अग्नि आपको जला देगा। यही बोल के राम कुदाया था ना सीता को आग में। यही है हमारे साथ भी कि अगर तुम्हारे में दोष है तो तुमको वो बंद कर देगा, तुमको वो तोड़ देगा, बर्बाद कर देगा। अगर नहीं है तुम फायरवॉल के पार हो जाओ। फायरवॉल के एग्जैक्ट एक सॉफ्टवेयर है जो मेरे कंप्यूटर को इंटरनेट से के बीच में एक वॉल का काम, ये है फायरवॉल, आग से बना हुआ, ठीक है। आग से मतलब एक कोडिंग है और कुछ नहीं है, स्पेशल कोई आग वग नहीं है, प्लीज ये कोड है। इस कोड में पवित्रता का कुछ वर्ड घुसा हुआ है कि ये चीज पवित्र मानेंगे, इस चीज को अपवित्र मानेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलते हैं, तुम लोगों को सुनने में बड़ा खराब लगेगा। जैसे कि हम एक वर्ड यूज करते हैं सेक्सिस्ट, SEXIST। ये कोई गंदा वर्ड नहीं है। सेक्सिस्ट का मतलब होता है मेल फीमेल, मतलब ये काम सिर्फ लड़की करेगा, ये काम सिर्फ लड़का करेगा। लेकिन यहां पे एक वर्ड आता है, अब क्या बोले इसके बारे में? हम गूगल में सर्च करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सिस्ट, लेकिन ये वर्ड आया ना, अगर ये हम अपने मोबाइल में टाइप करें तो शायद हमको इसका रिजल्ट मिले। लेकिन अगर हम ये अपने कंपनी के कंप्यूटर में बैठ के सर्च करें ना व्हाट इज सेक्सिस्ट, पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। क्यों? मेरा कंपनी का जो फायरवॉल है उसमें इस वर्ड को अपवित्र माना गया है, इस वर्ड को ब्लॉक करने का कोड रखा गया कि ऐसा कोई वर्ड आए भाई ब्लॉक कर दो। कोई भी बॉलीवुड रिलेटेड वर्ड आए उसको ब्लॉक कर दो। ऐसा ही है फायरवॉल। फायरवॉल मतलब उसमें अपना जैसे एंटीवायरस जैसा ही है, लेकिन एंटीवायरस क्या करता है वो तुम्हारे सॉफ्टवेयर के लिए होता है, और फायरवॉल कहां काम करता है? फायरवॉल का मतलब इनकमिंग पैकेज के लिए, जो डेटा तुम्हारे इंटरनेट से तुम्हारे पास आ रहा है वो पवित्र है कि नहीं, उसमें सब कुछ ठीक है कि नहीं, ये फायरवॉल चेक करेगा। अगर ठीक रहा पार करके तुम्हारे कंप्यूटर में आएगा, और अगर ठीक नहीं रहा तो यहीं पे उसको ड्रॉप कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, ब्रेक कर देगा, खत्म। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर का काम, चलो फिर से रामायण उठाते हैं। रामायण में एक स्टोरी दिखाते हैं ना, सबरी बोल के एक औरत होती है जो श्री राम को कोई भी फल देने के पहले खुद पहले खा लेती है उसका आधा, देखती है कि ये फल मीठा है कि नहीं, ये खट्टा तो नहीं है, उसमें कोई दोष तो नहीं है, अगर उसमें सब कुछ ठीक मिले तब श्री राम को वो अपना जूठा खिलाती थी। एक माँ अपने बेटे को कुछ खिलाने के पहले, इवन की गर्म दूध भी होता था ना, वो जो बोतल में देते हैं बच्चे को खिलाएंगे, वो थोड़ा सा हाथ में बल डाल के पी लेती है, देखती है कि ठीक है कि नहीं, गर्म तो नहीं है, ज्यादा मीठा तो नहीं है, टेस्टी है, तो अगर सब कुछ ठीक है तो बेटे को देंगे, ये बच्चे को देंगे।
अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो माउस को चेंज करेंगे। प्रॉक्सी सर्वर मतलब मेरा कंप्यूटर में इंटरनेट का माल घुसने के पहले हम एक अलग से कंप्यूटर रख देंगे, उसका काम ही है ये चेक करना कि मेरा डेटा पैकेट साफ है या नहीं। अगर डेटा पैकेट साफ है तो मेरे से निकल के वो मेन कंप्यूटर तक चला जाए, और अगर डेटा पैकेट साफ नहीं है तो जो हानि है वो मेरे को होगी, मेन कंप्यूटर को हानि नहीं होगा ना। जैसे मान लो मेन सर्वर, जैसे मान लो सीबीएसई का सर्वर, पता नहीं सीबीएसई के सर्वर के साथ कौन कौन छेड़खानी कर रहा है। दीपायन हैकर बनेगा, सर जाके अपना मार्कशीट को ही चेंज कर देगा सीबीएसई के सर्वर पे जा, है ना। तो सीबीएसई ऐसा नहीं होने देगा। वो क्या करेगा, वो सीबीएसई के मेन सर्वर पे ले जाने के पहले 2-4 प्रॉक्सी सर्वर लगा देगा। मतलब वहां तक जाने के लिए तुमको सर के थ्रू पार हो के जाना पड़ेगा। किसी में अगर लगा कि वो हार्मफुल है तो वहीं रुक जाए, अगर हानि हुआ तो सिर्फ उसको होगा, मेन सर्वर साफ रहेगा। प्रॉक्सी सर्वर का बात समझ में आ रहा है। और लास्ट में है हमारा ऑथेंटिकेशन। व्हाट इज ऑथेंटिकेशन? मतलब कोई भी डेटा मेरे यहां आने के पहले या कोई भी डेटा मेरे यहां से जाने के पहले हम ऑथेंटिकेट कर लेंगे कि ये सही जगह से आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सही लॉगिन आईडी से आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तुम कभी अगर गूगल में अगर तुम कोई डेटा अपलोड करना चाहो या कुछ सिर्फ सर्च करो, ठीक है, लेकिन गूगल में कुछ अपलोड करना है तो वो बोलेगा पहले लॉगिन कीजिए। आप बिना लॉगिन कर आपको अपलोड नहीं करने देंगे, है ना। क्यों? आप यूट्यूब में कुछ अपलोड करने के बाद आपको पहले लॉगिन करना होगा, बिना लॉगिन का अपलोड कर ही नहीं सकते। अगर आप कुछ खराब चीज अपलोड कर रहे हैं तो आपके अकाउंट को वो ट्रेस कर पाएगा, आपके अकाउंट को ब्लॉक कर पाएगा। ये है मेरा एक और उपाय कि हम नेट में जब भी हम एक इंटरनेट बेस्ड काम करेंगे, हमें मेक श्योर करेंगे कि हर कंप्यूटर या हर होस्ट या हर सर्वर का अपना ऑथेंटिकेशन हो, ताकि जिस वक्त हमको पता चले कि भाई ये आदमी बहुत परेशान कर रहा है, भाई उसको हटा दो, उसको नेटवर्क से निकाल दो। दिस इज द वन मोर उपाय ऑफ दिस नेटवर्क सिक्योर। जैसे कि वो पहले कैरीमेंडी के साथ हुआ, उसका वीडियो लगा कि यूट्यूबर सब टिकटॉकर्स ने कंप्लेन किया कि भाई उसका वो बुलिंग कर रहा है, साइबर बुलिंग कर रहा है। क्या किया? हटा दे उसका वीडियो। ऑथेंटिक अगर पता नहीं था तो किसका वीडियो हटाता? हर कोई तो अपलोड कर सकता था उसका वीडियो। तो ये है हमारा, ये है ऑथेंटिकेशन। सो दिस इज द बेसिक ऑफ योर नेटवर्किंग। आई नो बहुत बोरिंग चैप्टर लगा होगा ये आप लोग को, सिर्फ बोरिंग थ्योरी बकते गए, बट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाके जब हम भी आपके उम्र के थे, हमको भी ये बहुत बोरिंग लग रहा था, घटिया सर घटिया चैप्टर, लेकिन क्या करें, 10-12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, पढ़ना तो पड़ेगा, नंबर तो लाना पड़ेगा बोर्ड्स में। लेकिन जब हम फ्यूचर में गए, अभी हमको पता चल रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये सब, है ना। हमको और इसके डिटेल्स में पढ़ने को मिला, इसके बारे में एक्चुअली कैसे हमारा नेटवर्क काम करता है हमको पता चल रहा है। सो प्लीज यू हैव टू गो थ्रू दिस। आई विल गिव यू नोट्स ऑन दिस चैप्टर बाय टुमारो सो दैट यू कैन गो थ्रू इट। अगर आप लोग का बुक है तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग इसके सारे एक्सरसाइजेस को सेंड मतलब करके हमको सेंड कर दें। अगर किसी में डाउट रहेगा तो आई विल रिप्लाई द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।